हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे आर्या अक्षर चैनल पर। और मैं मनीषा झा आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 6 के इतिहास के पहले चैप्टर क्या, कब, कहाँ और कैसे के पार्ट 2 को लेकर। आज का हमारा पहला टॉपिक है देश के नाम। देश के नाम यह सुनने से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? इस टॉपिक में हमें क्या जानने को मिलेगा? तो दोस्तों, इस टॉपिक में हमें हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, इस बात को डिस्कस किया गया होगा। तो देखते हैं हम इस टॉपिक के अंदर क्या है। हमारे देश का और क्या क्या नाम है, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं थोड़ा वेट करती हूँ। तो दोस्तों, आपने कमेंट कर दिया होगा। अब मैं आपको इसका उत्तर बताती हूँ। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया और आर्यावर्त। समय समय पर हमारे देश का नाम बदलता रहा है। तो हम फिर से टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक है देश के नाम। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इस मैप में ईरान और यूनान को देखिए। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा था। एक मान्यता और भी है। ईरानी और यूनानी जो लोग थे, उनको 100 का उच्चारण करने में थोड़ी सी दिक्कत आती थी। तो उन लोगों ने क्या किया, 100 का उच्चारण वो लोग ह करते थे। इस कारण उन्होंने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस कहा। दूसरी बात है कि हमारे देश का नाम भारत किस तरह से पड़ा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिस बात का प्रमाण हमें हमारे प्रथम वेद ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। और बाद में इसका अर्थात भारत शब्द का प्रयोग देश के लिए होने लग गया। उत्तर पश्चिम का जो हमारा क्षेत्र है, राजस्थान और गुजरात का जो एरिया आता है हमारा, वो हमारा उत्तर पश्चिम का क्षेत्र है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे देश का नाम इंडिया और भारत पड़ा, हिंदुस्तान पड़ा। इन सब बातों की जानकारी जो है हमें इस टॉपिक के माध्यम से दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अतीत के बारे में हम कैसे जानें। अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा होगा तो आपने ज़रूर इस बात पर गौर की होगी कि हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी कि अतीत के बारे में हमें जो जानकारी है वह कहाँ से मिलेगी। आजकल की बातें तो हम कहीं से भी पता कर सकते हैं, परंतु करोड़ों वर्ष की जो बातें हैं उसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है। तो हमारा टॉपिक आ भी गया, अतीत के बारे में हम कैसे जानें। तो इसका जो पहला स्रोत है हमारा, वो है पांडुलिपि। पांडुलिपि से तात्पर्य है अतीत में लिखी गई पुस्तक को हम पांडुलिपि कहते हैं। इसे अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं, जो एक लैटिन शब्द है मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। पांडुलिपि अर्थात हाथ से लिखी गई पुस्तक। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से बनाया गया भोजपत्र पर लिखा गया है। पांडुलिपि एक विशेष प्रकार का पेड़ होता है, बुर्ज जिसको हम बोलते हैं, उसकी छाल से जो भोजपत्र तैयार किया जाता है उस पर लिखा जाता है। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, उनकी उपलब्धि, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी विषयों की चर्चा की गई है। ये कृति हमें अर्थात पांडुलिपि हमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल में भी मिलता है। प्राकृत क्यों? प्राकृत उस समय आम लोगों की भाषा थी, इसलिए प्राकृत भाषा में भी हमें ये पांडुलिपि देखने को मिलती हैं। दूसरा जो हमारा स्रोत है वो है अभिलेख। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु
जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराए जाते हैं, जैसे किसी पत्थर पर लिखवा दिया या कोई ऐसा चीज़ जो ना तो घिसे और ना ही उस पर मिटने की संभावना हो, कठोर सतह हो जिस पर कोई भी शब्द अगर हम उकेरे तो उसे बहुत सालों के बाद भी संरक्षित रखा जा सके। इन अभिलेखों को राजाओं तथा अन्य लोगों ने उत्कीर्ण करवाए होंगे। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों की बस की तो बातें ही नहीं हैं, क्योंकि इसको खुदवाने में एक तो योग्य जो होंगे, कुशल कारीगर होंगे, वही ये काम कर पाएंगे। तो ये आम आदमी तो करा ही नहीं सकते। तो या तो ये राजा लोगों ने करवाया होगा या फिर वो लोग करवाए होंगे जो धनी वर्ग से आते होंगे, व्यापारी लोग भी हो सकते हैं। इसके माध्यम से लोग, ये राजा और जो ये लोग थे, ये क्या दिखाना चाह रहे थे कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ें, जो भी बातें हैं, वो मैं पब्लिक तक किस तरह से पहुंचाऊं, किस तरह से मैं अपने मैसेज को पब्लिक के पास पहुंचाऊं और उस चीज़ को सर्कुलेट करवा सकूं। तो ये अभिलेखित हैं जिसे काफ़ी दिनों तक हम संरक्षित रख सकते हैं और जगह जगह पर भी हम उसको लगा सकते हैं ताकि लोग उनको देख सकें और पढ़ सकें। इन अभिलेखों में राजाओं की विजय गाथा, उनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसका विवरण होगा, युद्ध की घोषणाएं होंगी, युद्ध में मिली सफलताओं की बातें की गई होगी और भी कई घोषणाएं जो जन सामान्य के साथ वो साझा कर सकते हैं, जन सामान्य को जिससे वो प्रेरित कर सकते हैं। जैसे अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपने धर्म का जो था वो प्रचार करवाया था, इस बात की पुष्टि हमें मिलती है। इसी तरह से कई अन्य राजाएं भी हुए जिन्होंने अपनी बात को, अपनी जो आज्ञा था, जो उनकी आज्ञा थी, उसको पब्लिक तक पहुंचाने के लिए अभिलेखों का प्रयोग किया है। और ये अभिलेख तुरंत ख़त्म होने वाली चीज़ें नहीं थी, ये कई सालों तक दबे रहने के बाद भी इनके जो अक्षर थे वो अभी तक नहीं मिटे। तो हम देखते हैं कि पुरातत्वविदों द्वारा उन चीज़ों की खुदाई हुई और आज हमारे लिए वो इतिहास के रूप में हमारे सामने है और हम उस समय की बातों की जो जानकारी है वो हमें मिल पा रही है। इस तरह से अभिलेख पर उत्कीर्ण कराए गए सामग्री। नेक्स्ट है हमारा पुरातत्व। पुरातत्व क्या होता है? अतीत में बने औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण तथा सिक्कों की छानबीन कर जानकारी जुटाई जाती है। जो भी चीज़ें अतीत में बनाई गई हैं, पत्थरों को काट कर जो उससे औजार बनाए गए हैं, बर्तन जो हमारे बनाए गए हैं, हथियार जो यूज़ किए जा रहे थे प्राचीन समय में, प्रागैतिहासिक काल में जो हथियार यूज़ किए जा रहे थे, उन सब चीज़ों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें इन्हीं पुरातत्व की खुदाई से जो प्राप्त हुई है जानकारी, उसी के बेस पर जो इतिहासकार हैं वो हमारे तक इन बातों को पहुँचाते हैं। जो जानकारी उन्हें मिलती है वो पब्लिक में साझा की जाती है और उस चीज़ को प्रमाणित भी किया जा सकता है कि हाँ, ये उस समय की बातें हैं। जो लाखों वर्ष पूर्व के इतिहास जानने का हमारे पास स्रोत है, इन जानकारी को जुटाने वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनको क्या कहा जाता है? तो पुरातत्वविद। पुरातत्वों की खुदाई से जो जानकारी इकट्ठा करते हैं उन लोगों को हम बोलते हैं पुरातत्वविद। पांडुलिपि हो गया, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मैंने पहले वीडियो में बोला था ना कि हमें करोड़ों वर्ष की, लाखों वर्ष की बात जो बीत चुकी है, जिसको बताने वाला अभी कोई नहीं है हमारे पास, कोई नहीं बता सकता कि हाँ उस समय क्या हुआ था, उन चीज़ों की जानकारी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो यही जो हमारे स्रोत हैं, सोर्स हैं, अभिलेख, पांडुलिपि, पुरातत्व, इन्हीं की वजह से आज हमारे पास सारी जानकारियां हैं कि हाँ हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता हुई, गंगा नदी के किनारे भी जो सभ्यता का विकास हुआ, ये सारे जो प्रमाण हैं, चावल की खेती कहाँ से हुई, कहाँ से हमारे गेहूं, जौ की खेती का पता चलता है, किस तरह से पशुपालन शुरू हुआ, किस तरह से कृषि का जो पहली बार हमें साक्ष्य मिलता है वो कहाँ से मिलता है, ये इन सारी बातों की जो जानकारी मिलती है हमें वो इन्हीं सब चीज़ों से, इन्हीं स्रोतों की वजह से मिलती है, पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से ही। अब है कि ये पुरातत्वविद तो समझ गए कि पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है? जो पुरातत्व, जो अतीत की चीज़ों की खुदाई कर
हमारे पास जानकारी को शेयर करते हैं, वो तो पुरातत्वविद हो गए। और शब्द आया है इतिहासकार। इतिहासकार कौन है? जैसे साइंटिस्ट होते हैं उस तरह से हर सब्जेक्ट में जो जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसी को क्या बोला जाता है? उस क्षेत्र का विशेषज्ञ माना जाता है। उस विशेषज्ञ को जो नाम दिया जाता है उसी को हम, जैसे वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, उसी तरह से इतिहास में भी रिसर्च होते ही रहते हैं। और ये जो रिसर्च करते हैं, जो अतीत का अध्ययन करने वाले हैं, उन व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं? इतिहासकार। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है अतीत एक या अनेक। क्या आप सोच सकते हैं कोई भी अतीत हमारा एक होगा या बहुत सारे अतीत होंगे? हमारे एक अतीत हो सकते हैं, ये संभव है? किसी भी समाज में एक ही अतीत हो, हर व्यक्ति का एक ही सोसाइटी, एक ही तरह का रहन सहन, खान पीन, हर चीज़ रहा हो? ऐसा संभव नहीं है। हर समय क्या होता है कि हर समय हमारा जो अतीत है वो बदलता रहता है। और जैसे बोलते हैं ना, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और ये परिवर्तन जो होता है किसी एक वर्ग समूह में नहीं, ये परिवर्तन पीढ़ी दर पीढ़ी, समय दर समय हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसलिए एक अतीत तो नहीं हो सकता किसी भी समाज में। अतीत से हमारा तात्पर्य क्या होता है? बीता हुआ समय। समाज कभी भी एक व्यक्ति या एक समुदाय से निर्मित नहीं हो सकता। ऐसा कोई समाज या देश नहीं है जहाँ केवल अमीर व्यक्ति या गरीब व्यक्ति ही हों। सभी जगह हर तबके के लोग होते हैं। समाज को हम कुछ पैमाने पर बांट सकते हैं, जैसे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति आदि। इस तरह हर एक समुदाय की अपनी समझ, अपनी ज़रूरत और अपनी सोच है। इसलिए हर किसी का एक अतीत नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी समाज एक व्यक्ति से तो निर्मित हो ही नहीं सकता, या किसी एक वर्ग, एक समुदाय से निर्मित हो ही नहीं सकता। समाज है परिवार से बनता है, परिवार से गांव बनता है, गांव से शहर, शहर से राज्य, राज्य से देश का निर्माण होता है। और इन परिवार, इन गांव में सभी तरह के लोग, किसी एक वर्ग को लेकर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए जो हमारा अतीत है वो हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक समुदाय के लिए, वर्ग विशेष के लिए अलग अलग होगा। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तिथियों का मतलब, अर्थात डेट। डेट का क्या मतलब होता है? किस तरह से निर्धारित किया गया कि कौन सी घटना कब घटी गई? इतिहासकारों ने इतिहास की व्याख्या के लिए ईसा मसीह के जन्म की तिथि को वर्ष की गणना का आधार माना। ईसा मसीह कौन थे? ईसाई धर्म प्रवर्तक। अतः ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना को हम ईसा पूर्व, अर्थात ईसा के जन्म से पहले, तथा बाद की घटना को हम ईस्वी मानते हैं, अर्थात ईसा के जन्म के बाद। जैसे बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व हुआ था, इसका मतलब है ईसा के जन्म से 583 ईस्वी पूर्व बुद्ध का जन्म हुआ था। अब प्रश्न उठता है कि ईसा मसीह के जन्म को ही हमने आधार क्यों माना? क्यों इतिहासकारों ने इनके जन्म को तिथि निर्धारित करने के लिए एक आधार माना, बेस माना है? इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्न था कि इतिहास को हम कब से माने, या किसी घटना को हम किस तरह एक समय पर हुआ माने। इसके लिए उन लोगों ने ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसको बेस माना। क्यों? क्योंकि विश्व के बहुत सारे देशों ने इस कैलेंडर को अपनाया है, इसलिए भारत ने भी इस कैलेंडर को मान्यता दी है और ईसा मसीह के जन्म को इतिहास की घटनाओं का आधार माना है। हमारे अन्य तथ्य हैं, और जैसा कि मैंने यह निश्चित किया है कि हर चैप्टर के अंत में कुछ न कुछ अन्य तथ्य, अन्य जो फैक्ट हैं उस चैप्टर से जुड़े हुए, उसे भी लाने का प्रयास करूंगी। उसमें पहला है, अशोक के अभिलेख को पढ़ने का श्रेय सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसप को प्राप्त हुआ है। हमारा दूसरा फैक्ट है, अभिलेख हमेशा कठोर सतह पर ही क्यों लिखे जाते थे? इस पर उत्कीर्ण शब्द जल्द न मिटे, इसलिए
अभिलेख जो है हमेशा कठोर सतह पर ही खुदवाए जाते थे, क्योंकि पांडुलिपि को संभाल कर रखना बहुत ही कठिन कार्य था। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे जो अतीत के बहुत सारी सामग्रियां थी वो नष्ट हो चुकी हैं। इसलिए अभिलेख को हमेशा कठोर सतह पर ही उकरवाया जाता था, खुदवाया जाता था। कुछ बुक में भी एक्स्ट्रा फैक्ट दिए गए हैं, जैसे इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म से पहले की घटना। एडी एनो डोमनी मतलब ईसा के जन्म के वर्ष से। बीसी बिफोर क्राइस्ट, सीई कॉमन एरा, बीसीई बिफोर कॉमन एरा। और आजकल बीपी का भी हम कहीं कहीं प्रयोग देखते हैं, उसका मतलब है बिफोर प्रेजेंट। तो दोस्तों, इस तरह हमारा आज का यह चैप्टर 1 खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी त्रुटि लगे तो ज़रूर कमेंट में बताएं और अपना फीडबैक हमें दें, ताकि हम और अच्छा कर सकें। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।